हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या पर स्वागत है। क्योंकि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, सर्वांग सम आकृतियां और समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं आपको बात बता दूं तो ये जो सर्वांग सम आकृतियां हैं इनको हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता हमने पढ़ी थी ना क्लास 9th में। और अब जो हम 10th में पढ़ने वाले हैं वो समरूप आकृतियां पढ़ने वाले हैं। ये जो हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं समरूप आकृतियां, और समरूप आकृतियों में क्लास 10th में हम जो पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनका मतलब पता होना चाहिए कि सर्वांग सम आकृतियां होती क्या है और समरूप आकृतियां होती क्या है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सर्वांग सम आकृतियों की, तो जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं ना, उनका आकार जो होता है, उनका आकार जो होता है क्या होता है, समान होता है, यानी कि एक जैसा होता है। क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि उनका जो माप है, जो माप है, माप भी समान होता है, माप भी समान होता है। यानी कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार एक जैसा हो और माप भी समान हो तो वे आकृतियां क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, आपके सामने क्या है, एक व्रत है। ये क्या है, सामने एक व्रत है, एक ये दूसरा व्रत है आपके सामने। ठीक है, अब ये जो व्रत है इसकी त्रिज्या मान लो कितने की है, 5 की, और इसकी भी त्रिज्या मान लो कितने की है, 5 की। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो व्रत है और ये जो व्रत है, अब दोनों तो एक ही आकार के हैं, यानी कि आकार भाई समान एक जैसा है कि नहीं जैसा है। आप बोले हाँ सर एक जैसा है, क्योंकि ये भी वृत्त के आकार का है, ये भी वृत्त के आकार का है। क्या इनका माप समान है, क्या इनकी भुजा या साइड कुछ समान है? आप बोलोगे हाँ सर, इसकी त्रिज्या 5 की, इसकी भी त्रिज्या 5 की, यानी कि माप भी दोनों की क्या है, समान है। तो ये दोनों जो व्रत हैं, ये दोनों व्रत क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम व्रत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम व्रत कहलाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मैंने आपके सामने एक बनाया, एक ये मैंने आपके सामने एक आयत बनाया। ठीक है, एक ये आयत है और एक ये आयत है। ये आपके सामने दो आयत हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, आयताकार है, यानी ये भी आयत है, ये भी आयत है ना। आकार क्या है भाई, समान है। आकार क्या है, एक जैसा है दोनों का, आकार तो एक जैसा है। अब मान लो ये कितने की है, 10 की, और ये मान लो 4 की, और ये मान लो 10 की, ये भी 4 की। अब देखो क्या दोनों का माप समान है। अब देखो इसकी लंबाई भी 10 की, इसकी भी लंबाई कितने की, 10 की, इसकी चौड़ाई भी 4 की, इसकी भी चौड़ाई 4 की, यानी कि जो इसका माप है वही इसका माप है, तो माप भी क्या है दोनों का, समान है, यानी कि एक जैसा है। तो ये दोनों आयत जो है कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम आयत कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो और माप भी क्या हो, समान हो, वे आकृतियां क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम कहलाती हैं। चाहे आकृतियां कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन अगर वो एक जैसी दिखने में है और उनका माप भी क्या एक ही साइज का है तो वो कैसी है, सर्वांग सम कहलाएंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, अगर आपको पता हो, आप जानते हो, एक चिंकी मिंकी दो बहनें हैं। ठीक है, चिंकी मिंकी दो बहनें, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी, और वे जो है एकदम दिखने में डिट्टो सेम है। एकदम आप पहचान नहीं सकते कि चिंकी कौन है, मिंकी कौन है, उनकी लंबाई भी एक जैसी है, सब कुछ बराबर है भाई, देखने में पता नहीं चलता कि कौन है चिंकी कौन है मिंकी। तो जिनका क्या ही माप भी, यानी कि उनकी हाइट भी सेम है, उनकी हाइट भी सेम है। ठीक है, और उनका आकार भी सेम है, उनका रूप भी सेम है भाई, सब कुछ सेम है। तो वे जो दोनों कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। अगर जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, देखिए मेरे पास जो है क्या है, इंक की शीशी है, और एक मेरे पास एक दूसरी इंक की शीशी है। जब आप देखोगे तो ये दोनों एक जैसी दिखने में कैसी है, एक जैसी है, यानी कि दोनों का आकार कैसा है भाई, एक जैसा है, यानी कि समान है। और इनका जो साइज है, इनका माप है, जितनी ये लंबी इतनी ही ये लंबी है। देखो एक जैसी है, एक बराबर आई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे हाँ सर आ गई, बराबर आ गई ना। तो ये दोनों कैसी हैं, सर्वांग सम है। कैसी हैं, सर्वांग सम है। ठीक है, और भी एग्जांपल अगर लेना चाहो, जैसे 10 रुपए का सिक्का होता है, एक दो 10 रुपए के सिक्के लो आप, एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, जब दोनों एक जैसे 10 रुपए के सिक्के हैं, जब उनको आप एक दूसरे के तराव पर रखोगे ना, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ढक लेंगे। जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं वे एक दूसरे को ढक लेती हैं। जैसे ये दोनों एक जैसे हैं, जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये इसको क्या कर लेगा, ढक लेगा, तो आपको एक ही दिखाई देगा। क्या होगा, एक ही दिखाई देगा। जब आप दो सिक्कों को एक साथ पकड़ते हो ना और ऐसे देखोगे, एक ही दिखाई देगा, लेकिन साइड से देखो तो आपको पता चल जाएगा दो हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा होता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अब जैसे कि ये जो नई करेंसी है, नए नोट है 100 रुपए के, जब 100 रुपए के नोट पर आप एक 100 रुपए का नोट रख दोगे तो वो 100 रुपए का नीचे वाले नोट को ढकलेगा कि नहीं ढकलेगा? ढकलेगा ना। जब ऐसी आकृतियां हो जो एक आकृति को डिट्टो ढकले तो वे आकृतियां कहलाती हैं सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलो सर हाँ क्लियर है। जैसे अगर सपोज करो ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, और ये भी क्या है, एक त्रिभुज है, ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, अब ये मान लो इसकी है 7 की, ये 8 की, ये 12 की, और ये भी कितने की है, 7 की, ये 8 की, 12 की। अब देखो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, दोनों दिखने में भी एक जैसे हैं, है कि नहीं है? यानी कि दोनों का आकार समान है और इनकी माप भी समान है। भैया ये साइड इसकी 7 की, ये भी साइड, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 12, ये भी 12, यानी कि इनका आकार भी समान है, यानी माप भी समान है, सारी चीजें समान है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं भैया? सर्वांग सम त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज है? सर्वांग सम त्रिभुज हैं। ठीक है, अब जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं उनको हम दर्शाते कैसे पता है? इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये जो चिन्ह है किसका चिन्ह है भैया? सर्वांग सतह का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? सर्वांग सतह का चिन्ह आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अगर ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम है तो इनके बीच जब आप लगा दोगे ये चिन्ह, यानी कि ये दर्शा रहा है कि दोनों आकृतियां कैसी हैं? सर्वांग सम है। ऐसे यहाँ पे लगा दो तो ये दर्शाएगा कि ये आकृतियां कैसी हैं? सर्वांग सम है। ऐसे यहाँ पे लगा दोगे तो ये आकृतियां कैसी हैं? सर्वांग सम है। तो ये जो चिन्ह होता है वो होता है सर्वांग सतह का। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो आई थिंक आपको सर्वांग सम आकृतियां क्लियर होंगी। तो यार ये क्लियर है तो आप चलते हैं समरूप आकृतियां को। ठीक है, तो अब देखते हैं समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां होती क्या है, आइए बात करते हैं। तो समरूप आकृतियां जो होती हैं, पहला बात इसमें अगर बात की जाए तो आकार क्या होता है भैया? आकार क्या होता है? आकार समान होता है। आकार क्या होता है इनका भी? आकार समान होता है। आकार भी इनका क्या होता है? समान होता है। लेकिन जो माप है, माप अलग अलग, माप अलग अलग या अलग या समान भी हो सकती है, या समान, या समान। जो माप है यहाँ से मैं ना, आकार जो है समान होगा और माप जो है अलग अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है, यानी कि एक जैसी हो सकती है। जैसे मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया, ये जो वृत्त है और ये जो वृत्त है, ठीक है, तो इन दोनों वृत्तों को जब आप देखोगे, ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है तो दोनों वृत्त ही, यानी कि दोनों का आकार क्या है भाई? समान है। लेकिन जब माप की बात करोगे, सपोज करो इसकी त्रिज्या है 3 की, तो इसकी त्रिज्या मान लो कितने की है? 10 की। तो दोनों की जो माप है भाई अलग अलग है ना? दोनों की माप अलग है लेकिन आकार क्या है? समान है। तो ये दोनों वृत्त जो क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। समरूप माने समान रूप, एक जैसा रूप होना चाहिए, एक जैसा चेहरा होना चाहिए, तो वे आकृतियां कहलाती हैं समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो दोनों वृत्त कैसे हैं भैया? समरूप वृत्त हैं। ठीक है, अगर ऐसे में आपके सामने एक त्रिभुज बना दिया, ये क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है? त्रिभुज है। ये 7 की, ये 5 की, ये 12 की। ऐसे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये एक ये त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज बनाया, ये मान लो 14 की है और ये 10 की, ये 24 की। ठीक है, ये बना दिया। अब आप देखो तो ये दोनों है तो त्रिभुज ही, और देखो दोनों का आकार भी कैसा है भैया? समान है, एक जैसा है। लेकिन दोनों की अगर माप देखोगे तो माप क्या है भाई? अलग अलग है। ये 7 की, ये 14 की, ये 10 की, ये 10 की, ये 12 की, 24, यानी कि दोनों की माप क्या अलग अलग है। लेकिन आकार समान है। तो आकार समान हो लेकिन माप अलग अलग हो तो वे क्या आकृतियां कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समझ रहे कि नहीं समझे? तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने देखो एक चीज समझना ध्यान से, अगर मैं आपके सामने एक बता दूं वृत्त या आयत कुछ ही बना लो, चलो आपके सामने एक वृत्त बनाते हैं। ये मैंने एक बनाया वृत्त आपके सामने। ठीक है, आकार में मत जाना, वृत्त यार सही बने ना बने लेकिन फीलिंग को समझना। ठीक है, एक ये वृत्त बनाया। अब ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या मान लो कितने की है? 4 की। अब ये जो वृत्त है इसकी भी त्रिज्या मान लो कितने की है? 4 की। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि दोनों का आकार समान है भैया, दोनों की माप अलग अलग तो खैर नहीं है, लेकिन या समान भी तो लिखा है मैंने या में, यानी कि समान है। दोनों का आकार भी समान है और माप भी समान है, तो भी ये आकृतियां क्या कहलाएंगी? समरूप कहलाएंगी। लेकिन अब आप बोलोगे सर 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 इधर को आओ जरा, लौट के वापस। सर अगर ये आकार समान है और माप भी समान है तो ये सर्वांग समरूप तो हो गई, होगी कि नहीं होगी? तो अब बोलोगे सर यस सर, क्या हो रहा है कि आकार समान है भैया और यहाँ पे माप अलग अलग भी नहीं है, समान भी है, तो भी ये समरूप है। देखो समान है तो भी ये समरूप है।
और यहाँ पे इनका आकार समान है और माप भी समान है, तो भी ये सर्वांग सम है। तो हमें ये पता क्या चल रहा है, यहाँ से समझना ध्यान से। तो बात ये है कि जो सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती है ना, जो सभी सर्वांगसम आकृतियां होती है, वे समरूप भी होती हैं, वे समरूप भी होती हैं। भाई दोनों का आकार भी तो समान है और उनकी माप भी समान है, तो वे समरूप कहलाएंगी। तो ये सभी जो आकृतियां, ये समरूप आकृतियां भी कहलाएंगी। आप चाहो तो नोट करके भी लिख सकते हो, क्या यहाँ पे जगह ही नहीं है, देखो यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। बात यह है कि सभी सर्वांग समूह आकृतियां आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं, समरूप होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? समरूप होती हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको? तो देखिए मैंने आपके सामने लिखा है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, यानी कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां हैं वो अब समरूप ही होती हैं। लेकिन सभी समरूप आकृतियां भाई सर्वांगसम नहीं होती, इसका उल्टा सत्य नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या है, आपको सर्वांग सत्ता समझ आ रही होगी और समरूप भी आकृतियां समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना। और जो समरूप आकृतियां होती हैं उनको जो हम किस चिन्ह से दर्शाते हैं, इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इनको हम दर्शाते हैं उल्टी एस से। इसमें बराबर का चिन्ह, जैसे यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है, तो बराबर का चिन्ह ये बताता है, ये तो बता दो, ये जो एस है, एस तो ये बताता है कि इनका आकार समान है, इनका आकार समान है, ठीक है। जैसे इनका आकार समान है, यहाँ पे भी तो आकार समान है, इसलिए ये लगाया। अब यहाँ पे ये आकृतियां बराबर भी तो एक जैसी हैं, तो इसलिए बराबर का चिन्ह भी लगाया। लेकिन यहाँ पे ये आकृतियां बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाया है। तो ये समरूप आकृतियों का चिन्ह है और ये सर्वांगसम आकृतियों का चिन्ह है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको सर्वांगसम आकृतियों और समरूप आकृतियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, ठीक है। लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं, इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, ये भी समरूप है, ये भी समरूप है, लेकिन ये दोनों बराबर है, इसलिए आप बराबर का लगा दोगे तो ये दोनों समरूप भी कहलाएंगी और सर्वांगसम भी कहलाएंगी, ठीक है। ध्यान रखना। तो ये सभी आकृतियां भी समरूप ही हैं, ध्यान रखना। इतनी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? अगर इतनी बात समझ आ गए हो तो हमारे सिलेबस में जो है समरूप आकृतियां तो हैं, लेकिन समरूप आकृतियों के अंदर हमें जो पढ़ना है भाई, वो क्या पढ़ना है? समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है, यानी कि समरूप त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समरूप त्रिभुज पढ़ना है। तो चलिए फिर देखते हैं कि समरूप त्रिभुज होता क्या है, समरूप त्रिभुज को जो हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम देखने वाले हैं कि समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो कोई जो दो त्रिभुज होंगे वो समरूप कब होंगे, ठीक है। तो त्रिभुजों की जो समरूपता है, यानी कि समरूप त्रिभुज कब होते हैं, तो मैंने आपके सामने कुछ लिखा है डेफिनेशन उसकी, ठीक है। तो उसको पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए दे रखा है कि दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हों, यानी कि कोण क्या हो? बराबर हो, तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, और संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे बात करें, देखिए ध्यान समझना, एक ये त्रिभुज, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, ठीक है। और एक त्रिभुज है ये, एक ये त्रिभुज है PQR। तो ये जो दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो सपोज करिए ये एंगल है 30 का, ठीक है, और ये एंगल है 60 का, ओके। ऐसा कीजिए, इस एंगल को कर लो, ये हो गया 30 का, इसको कर लेते हैं 70 का, और इसको कर लेते हैं 80 का, ओके। और इसका ये भी एंगल कितने का है? 30 का। और इसका ये भी एंगल कितने का है? 70 का। और इसका ये एंगल कितने का है? 80 का। और इसकी भुजा मैंने मान ली ये कितने की? 4 की, और ये है 8 की, और ये है 6 की, और ये है 8 की, ठीक है। ऐसा करो, ये है 12 की, ठीक है, और ये है 24 की, और ये 18, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज आपको दो दिखाई दे रहे हैं, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? तो
समरूप त्रिभुज होने के लिए जो परिभाषा है कि संगत कोण बराबर हों। क्या हो? संगत कोण बराबर हों। जब इसके कोणों को देखोगे कि ये जो ए कोण है भैया 30 डिग्री का है, पी कोण है वो भी 30 डिग्री का है भैया। अब बोलोगे हाँ, यानी कि जो ए कोण है किसके बराबर है भैया? कोण पी के बराबर है। ठीक है, और इस कोण को देखोगे तो ये 70 का है, ये भी 70 का है, यानी कि कोण बी किसके बराबर भैया? कोण क्यू के। अब देखो कोण सी कितने का है? इसका 80 का है। कितने का है? 80 का। और इसका 80 का कौन सा कोण? आर है, यानी कि इसका कोण सी और इसका कोण क्या है? आर क्या है? बराबर है। ठीक है, यानी कि इनके संगत कोण क्या है? बराबर है। क्या है? कोण बराबर है। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं भैया, क्या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है? तो इसकी ए बी भुजा, इसकी ये वाली भुजा, तो इसकी ये वाली भुजा। ठीक है, इसकी ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा जब आप लोगे तो देखो ए बी भुजा और इसकी ये वाली पी क्यू भुजा का अनुपात लेते हैं। ठीक है, तो ए बी कितना है भैया? 4 और पी क्यू कितना है भैया? 12। जब इनका अनुपात लोगे कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 12 आ रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखोगे इसकी ये वाली भुजा, इसकी भी ये वाली भुजा, इसकी ये वाली कौन सी भैया? ए सी और उसकी ये वाली कौन सी है? पी आर का अनुपात जब आप निकालोगे, और ए सी कितना है भैया? 8 और पी आर भैया कितना है? 24। कितना है भैया? 24। जब आप इनका अनुपात लोगे तो 8 से गया एक बार, 8 से गया ये 3 बार। ठीक है, तो ये आ गया 1/3। तो यहाँ पे ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन तीसरी भुजा का भी देख लेते हैं। तो इसकी नीचे की भुजा बी सी और उसकी भी नीचे की भुजा कौन सी? क्यू आर। जब इनका अनुपात लोगे तो बी सी कितना है भैया? 6 और क्यू आर कितना है? 18। तो जब इनका अनुपात निकालोगे तो कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। तो ये भी कितना आ रहा है भैया? 3 आ रहा है। यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात भी देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो अनुपात है आप बोल सकते हो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर आ रहा है ए सी बट्टे पी आर बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर। ठीक है, यानी कि संगत कोण इनके बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं क्या कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। यानी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप बोलोगे सर हाँ समझ रहे। ठीक है, तो जिनको लिखेंगे कैसे ये ध्यान से समझना। ठीक है, इनको दर्शाएंगे कैसे कि ये समरूप है कि नहीं है। तो ये कौन सा त्रिभुज है भैया? त्रिभुज एबीसी। कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी। किसके समरूप है? त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आप लिखोगे क्या? त्रिभुज, एक चीज ध्यान समझना, संगत कोण को, जैसे यहाँ पे ए लिखा है तो ए का संगत कोण भैया कौन है? पी, क्योंकि ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का है, इसलिए ए का संगत कोण कौन सा होगा? पी होगा। कौन सा होगा? पी होगा। तो पहले ए लिखा है तो ए का संगत कोण पी ही यहाँ पे लिखेगा पहले। फिर यहाँ पे देखो बी है, बी कितने का? 70 का। क्यू कौन है? 70 का। तो बी का संगत कोण कौन होगा? क्यू। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे बी लिखा है तो सेकंड नंबर पर कौन आएगा? क्यू ही आएगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो सी 80 का है तो आर कितने का है? 80 का है, यानी कि सी का संगत कोण कौन है भैया? आर है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर सी लिखा है तो तीसरे नंबर पर उसका संगत कोण आर ही आएगा। तो ये जो क्रम है ध्यान से समझना, क्रम जरूरी है। लिखने का तरीका ये है, अगर आपने पहला त्रिभुज लिखा है एबीसी तो इसके जो कोण लिखे हुए हैं, इसके जो कोण लिखे हुए हैं संगत कोण के हिसाब से लिखने पड़ेंगे। ए का संगत कोण पी, बी का संगत कोण क्यू, सी का संगत कोण आर। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर आप ऐसे लिख दो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर, तो ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ए का संगत कोण तो पी है, देखो 30-30, लेकिन यहाँ पे लिख दिया ए का क्यू के साथ, ए का क्यू के साथ लिख दिया। इसका मतलब ए तो 30 है, क्यू तो 70 है। क्या ये संगत कोण हो सकते हैं? नहीं ना, कोण बराबर ही नहीं है तो संगत कैसे हो जाएंगे? तो इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो क्रम मैटर करता है, ये ध्यान रखना। अगर क्रम उल्टा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं भैया? समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके सामने लिखा हुआ है तो हम इससे क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं आपको ये पता होनी चाहिए। अगर लिखा है आपके सामने कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तो आप इससे क्या क्या बता सकते हो ये समझिए। तो आप ये बता सकते हो कि एक एक जो ए का संगत कोण पी बराबर होगा। अगर ये आपके सामने लिखा है
कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, तो आप बोल सकते हो कि कोण ए बराबर होगा कोण पी के। बिना आकृतियों को देखे, बिना आकृतियों के देखे आप बोल सकते हो कि कोण ए बराबर होगा कोण पी के, और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी जो है बराबर होगा कोण आर के। और आप क्या बोल सकते हो, और आप ये बोल सकते हो कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कैसे निकालेंगे भैया, देखो तो पहले इन दो भुजाओं का, तो ऐसे यहाँ पे भी इन दो भुजाओं का, तो ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू, ठीक है। अब इन दो का ले लो बीसी, यहाँ पे इन दो का ले रहे हो तो यहाँ पे भी इन दो का, तो बराबर होगा बीसी बट्टे क्यू आर के। देखिए अब कौन सी बची, अब ये बची ए सी बट्टे पी आर, पी आर। तो आप इस तरीके से भुजाओं का अनुपात भी इससे ज्ञात कर सकते हो, अगर आपको ये समरूप दे रखा है तो, ठीक है। अगर आपको ऐसे समरूप दे रखे हैं तो आप कोण बराबर निकाल सकते हो इससे, और ये भी आप बराबर निकाल सकते हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आप बोलोगे हाँ सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी अगर कोई त्रिभुज समरूप होंगे, कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो भी आकृतियां क्या होंगी, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, और इनको इस तरीके से दर्शाएंगे। और इससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, तीनों त्रिभुज बराबर के बता सकते हैं, और इनका भुजाओं का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं बिना आकृति देखे, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ त्रिभुज लिख देता हूँ समरूप है, ठीक है। कुछ समरूप त्रिभुज लिखता हूँ, आपको ये चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर लिखते हैं, इसको उठाते हैं। देखिए तो मैंने आपके सामने लिखा है कि त्रिभुज त्रिभुज टी यू वी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से कोण कौन कौन से बराबर होंगे और भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर होगा वो आपको बताना है। लिखा मैंने एक त्रिभुज, त्रिभुज एम एन ओ समरूप है त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है दोनों समरूप है, और ये भी त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर ये ऐसा दे रखा है तो हम बता सकते हैं कि जो एंगल टी है किसके बराबर होगा, एंगल पी के, एंगल यू है किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, एंगल वी बराबर होगा एंगल आर के। तो आप इससे ये बता सकते हो, और आप इससे ये भी बता सकते हो कि ये जो दो भुजाएं हैं और इसकी ये दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अनुपात आएगा ये, फिर ये दो भुजाओं का अनुपात लेंगे तो यू भी बराबर बट्टे क्यू आर क्या होगा, बराबर होगा। फिर इन दोनों भुजाओं का लेंगे तो टीवी बट्टे फिर इन दोनों का बट्टे पी आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से आप भुजाओं का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हो। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखोगे तो कोण एम बराबर होगा कोण डी के, कोण एम बराबर होगा कोण डी के, कोण एन बराबर होगा ई के, ठीक है, किसके, ई के, और कोण ओ बराबर होगा एफ के। तो कोण ओ बराबर होगा कोण एफ के, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे हाँ सर समझ आ रहा है। अब यहाँ पे अनुपात निकालोगे तो भैया एम बट्टे डीई आएगा, एम एन बट्टे डीई बराबर आएगा एन ओ बट्टे, देखो एन ओ, तो एम एन डी लिया था, ठीक है, एम एन डी लिया था। अब एन ओ ई एफ, एन ओ बट्टे ई एफ के, और ये जो बची दोनों एम ओ बट्टे डी एफ के, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी समरूप दे रखे हैं तो कोई भी कोण कोण बराबर बता सकते हो, और कोई भी अनुपात भी क्या बता सकते हो, बराबर बता सकते हो। समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे सर हाँ समझ आ रहा है। तो अगर आपको इतना समझ आ गया है तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज और समझते हैं, ठीक है, एक चीज और समझते हैं, आइए देखते हैं। देखो देखो ध्यान ध्यान से, देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाए, दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज बनाए मैंने, ठीक है। ये जो दो त्रिभुज बनाए मैंने आपके सामने, ठीक है, और समझिएगा ध्यान से, ये दोनों कैसे समबाहु त्रिभुज है, कैसे त्रिभुज है, समबाहु, कैसे त्रिभुज है, समबाहु। ये भी समबाहु है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि तीनों भुजा क्या है भैया, बराबर हैं। तीनों भुजा क्या है भैया, बराबर होती हैं त्रिभुजों की, समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। और एक चीज समझिए यहाँ पे, और चीज समझिए यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज लिया मैंने, एक त्रिभुज लिया ये, ठीक है, और एक त्रिभुज मैंने लिया
ठीक है ये। तो जब आप देखोगे तो ये कैसे त्रिभुज है, दोनों समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं कितने डिग्री के होते हैं भैया, 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो आप देखोगे अगर ये 60 डिग्री के हैं तो इनके कोण बराबर हो गए और इनका आकार तो है ही बराबर। अगर ये इनका कोण बराबर है तो इनकी भुजाओं का भी अनुपात क्या होगा भैया, बराबर होगा। तो ये क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। लेकिन अगर ये त्रिभुज है और एक मैं त्रिभुज आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है, एक ये त्रिभुज है, ये मान लो 120 डिग्री का कोण है, ये मान लो 30 डिग्री का है। ठीक है, तो ये जो बचा ये भी 30 डिग्री का ही बचा, ये हो गया 70 का और ये मान लो 30 का और ये हो जाएगा 80 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो है तो दोनों ही त्रिभुज, हैं दोनों ही त्रिभुज, वो भी कैसे त्रिभुज हैं, विषमबाहु त्रिभुज हैं और किसी की भी भुजा बराबर नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज है, ये भी विषमबाहु है, ये भी विषमबाहु है। लेकिन जब आप देखोगे तो इनके तीनों कोण बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये समरूप नहीं है। इसका मतलब ये समरूप नहीं है। लेकिन है ये दोनों समबाहु, लेकिन इनके कोण बराबर हैं तो ये क्या है, समरूप है। लेकिन ये है तो विषमबाहु, लेकिन इनके कोण बराबर नहीं, इसलिए इससे समरूप नहीं है। तो आपको एक नोट ध्यान रखना है कि सभी समबाहु सभी समबाहु त्रिभुजों सभी समबाहु त्रिभुजों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं भैया, समरूप होते हैं। तो ये जो है 1 नंबर का एमसीक्यू में, ओटी में, बहुविकल्पीय प्रश्न में आ सकता है। ध्यान रखना, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ आ रही है कि नहीं आ रही है। आप बोलोगे सर हाँ इतनी बात हमें समझ आ रही है। ठीक है, और इतनी बात क्लियर है, अगर इतनी सी बात आपको क्लियर है तो अब क्या बचा है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है जानने के लिए। अब बस बचा है इनकी समरूपता की कसौटियां। तो अब हमें जो सीखना है, क्या सीखना है, समरूपता की कसौटियों के बारे में और सीखना है। तो चलिए फिर बिना देरी के हम समरूपता की कसौटियां भी देख लेते हैं। तो देखिए क्यों ना जो है समरूपता की कसौटियों को पढ़ने से पहले प्रश्नावली 6.1 को खत्म कर दिया जाए। छोटी सी है ना, क्योंकि समरूपता कसौटियों को हम पढ़ने के बाद सीधा प्रश्नावली 6.3 को हल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो समझे कि नहीं समझे, इसलिए जो है इसको पहले खत्म कर देते हैं। तो देखिए अगर प्रश्नावली 6 की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि खाली जगह है इनको हमें क्या करना है, भरना है। तो पहले सवाल की इसकी बात करें तो बोल रहा है कि सभी व्रत होते हैं सर्वांग सम या समरूप, हमें ये बताना है। तो समझिए, तो सभी व्रत जो होते हैं, कोई भी आप व्रत बना लो, जैसे ये व्रत बनाया, एक ये व्रत बनाया, ये व्रत बनाया, ये व्रत बनाया, आप कैसा भी व्रत बना लो भैया, वे इनका आकार समान है तो भी भाई समरूप तो होंगे ही होंगे। बेशक माप अलग अलग हो, अगर माप अलग अलग हो तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर माप समान हो जाएगी तो सर्वांग सम हो जाएंगे ना। लेकिन सभी व्रत तो सर्वांग सम थोड़ी हो जाएंगे ना, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा है तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि आकार समान है इसलिए क्या होंगे, समरूप। तो यहाँ पे क्या आएगा, समरूप आएगा। क्या आएगा, समरूप आएगा। ठीक है, और सेकंड की बात करें तो सभी वर्ग होते हैं। अब जो वर्ग होता है भैया, वर्ग होता है आपको पता ही है कैसा होता है। देखो एक ये वर्ग बनाया, एक ये वर्ग बनाया, तो दोनों क्या है भैया, वर्ग हैं। ठीक है, दोनों क्या है, वर्ग। अब ये जो वर्ग हैं, आप एक चीज देखोगे, ये जो दोनों वर्ग हैं, दोनों वर्ग का आकार समान है लेकिन माप समान नहीं है भैया, माप समान नहीं है, इसलिए सर्वांग सम तो नहीं है। लेकिन आकार समान है और माप अलग अलग है तो क्या होंगे, समरूप होंगे। आप कोई भी दो वर्ग बना दो, वर्ग सभी एक जैसे आकार के दिखाई देते हैं भाई, सभी वर्ग एक जैसे आकार के दिखाई देते हैं और आकार समान है, माप बेशक अलग अलग हो तो क्या होंगे, समरूप होंगे। सिंपल। अगर बात करें तीसरे की कि सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज जो है सभी वो समरूप होते हैं, तो समद्विबाहु हो या विषमबाहु हो वो कभी भी समरूप नहीं होंगे, कभी सभी नहीं होंगे। कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं होंगे। तो सभी कौन से होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। अभी मैंने आपको नोट करके अभी बताया था कि समबाहु त्रिभुज जो है क्या होते हैं, सभी समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भैया 60 60 60 के होते हैं। आप कोई सा भी इतना छोटा लो, इतना बड़ा समबाहु त्रिभुज लो या
जितना छोटा लो उनका भी 60, इसका भी 60 कोण आएगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज ही सिर्फ क्या होंगे, समरूप होंगे सभी। लेकिन कुछ तो कुछ भी हो सकते हैं, समद्विबाहु या विषमबाहु, कुछ तो वे भी होंगे, ठीक है, लेकिन सभी की बात हो रही है इसलिए समबाहु होंगे। अब इसकी बात करें लास्ट आखिरी, तो भुजाओं की समान संख्या वाले, ठीक है, दो बहुभुज होते हैं, ओके, यदि उनके संगत कोण, हाँ, यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए भाई, बराबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर, क्या होने चाहिए, बराबर, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, जब वे क्या होंगे, संख्या भुज क्या होंगे वे भैया, और उनके अगर उनके कोण बराबर हैं और समानुपाती हैं, जब वे क्या होंगे, समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप हो सकते हैं, कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, तो कोई भी जो है बहुभुज हो, चाहे वृत्त हो चाहे त्रिभुज हो, ठीक है, चाहे कोई भी बहुभुज हो, वो क्या होगा, वो समरूप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस खाली जगहों को भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए अब आपके सामने जो है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये बोल क्या रहा है, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग उदाहरण देने हैं, तो इन दोनों के देने हैं। तो पहला क्या बोल रहा है कि समरूप आकृतियों के उदाहरण दो। तो समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती है भैया, जो हमेशा समरूप हो, ऐसी आकृतियां कौन सी है, तो आप बोलोगे एक तो वृत्त है भैया, आप कोई भी दो व्रत ले लो हमेशा समरूप होते हैं। एक कौन है भैया, एक वर्ग ले लो, कोई भी दो वर्ग ले लो हमेशा क्या आएंगे, समरूप ही आएंगे, क्या आएंगे, समरूप ही आएंगे, ठीक है। तो दो उदाहरण हो गए। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो ले लो भैया, जैसे ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जैसे एक ले लिया त्रिभुज, ठीक है, मान लो एक ले लिया समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक ले लिया विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, और एक ले लिया आयत और एक ले लिया वृत्त। क्या आयत और वृत्त कभी समरूप होंगे, आकार ही समान नहीं है, और समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु का त्रिभुज का भी आकार समान नहीं है, तो ये भी क्या नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई भी अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये जो चतुर्भुज दे रखे हैं क्या ये समरूप दिखाई दे रहे हैं, समरूप कब होंगे भैया, जब उनका आकार समान हो, ठीक है, आकार समान हो, इनका तो आकार ही समान नहीं है भैया, तो यह इसका मतलब नहीं है। क्यों, ये चौकूटा, ये कैसा है, टेढ़ा सा, ऐसे ये टेढ़ा सा है, वो चौकूटा है, कहीं यहाँ से आकार दिखाई दे रहा है समान नहीं ना, और इसके सभी कोण 90 के होते हैं और इसके कोण भी 90, कुछ भी 90 के भी नहीं, कोण भी बराबर नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, समरूप नहीं है। तो इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से जो हमने प्रश्नावली 6.1 को खत्म कर दिया है, और जो है हमने समरूपता देखी थी और सर्वांशता भी देख लिए और त्रिभुजों की समरूपता भी देख लिए। तो अगली क्लास में हम देखेंगे समरूपता की कसौटियां, त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे। अगर आपको आज क्लास पसंद आई तो फिर लाइक कर दो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए तो चलो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।